सपने और एक अधूरी चाह। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो समाज की नज़र में साधारण था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर भावनाओं की लड़ाइयाँ चलती रहती थी। सुरेंद्र और उसकी पत्नी कमला, उनकी 4 बेटियां आशा, सुनीता, रीता और निशा, और सबसे छोटा बेटा था सुनील। सुनील का जन्म तब हुआ जब बड़ी बेटी आशा की शादी हो चुकी थी। आशा की बेटी और सुनील की उम्र में सिर्फ 2 साल का अंतर था, क्योंकि इस घर को हर हाल में एक बेटा चाहिए था। जो सुविधाएं चारों बहनों को कभी नहीं मिली, वह सब सुविधाएं सुनील को जन्म के साथ मिली। प्राइवेट स्कूल में दाखिला होना, टीवी में केबल का लग जाना, अच्छे कपड़े पहनना और पूरे परिवार का ध्यान सुनील की देखरेख में होना। सुनील को क्या चाहिए, उसका मनपसंद खाना बनना, सब कुछ। बहनें सुनील से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात रहती थी, काश हमें भी इतनी अहमियत मिल पाती। पढ़ाई के नाम पर बस इतना कहा जाता, मन करे तो पढ़ लेना, लेकिन पहले पूरे घर का काम करना है, अगर समय बचेगा तब बुक्स उठाना। तीनों बहनों की किस्मत। आशा शादी करके ससुराल चली गई थी, क्योंकि आशा सबसे बड़ी थी। उसी के कुछ सालों के बाद सुनीता और रीता की भी शादी कर दी गई जल्दी में। पैसे की कमी होने की वजह से न ढोल नगाड़े न धूमधाम। सुनीता और रीता ने मन ही मन मान लिया, अब यही जिंदगी है। निशा, जो उनकी चौथी बेटी थी, कभी हार न मानने वालों में से थी। निशा सबसे अलग थी, चंचल, जिद्दी और सपनों से भरी और बहुत सुंदर। अब घर में सिर्फ वह रह गई थी, निशा और उसका भाई सुनील, क्योंकि निशा अपनी बहनों से सबसे छोटी थी और रीता से 5 साल उम्र में छोटी थी। धीरे धीरे निशा ने बाहर निकलना शुरू किया, क्योंकि अब घर के माहौल में पहले से थोड़ा बदलाव आ चुका था। निशा घर में सूट सिला करती थी, इसलिए वह थोड़े बहुत पैसे अपने लिए जोड़ लेती थी और कुछ मन चाहा खरीद भी सकती थी और मन चाहा कर भी लेती थी। निशा पढ़ने में बहुत अच्छी थी और उसके बहुत सपने थे, इसलिए उसका मन था कि वह बाहर जाकर कोचिंग ले और पढ़ाई करे और अपनी जिंदगी में कुछ बन सके। एक दिन हिम्मत करके वह अपने पिता से बोली, पापा मुझे कोचिंग लेनी है। सुरेंद्र ने कहा, कोचिंग कहाँ से लेनी है और क्यों लेनी है? निशा ने कहा, पापा मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, आप मुझे बस कोचिंग की इजाज़त दे दीजिए। सुरेंद्र गुस्सा हो जाता है और पहले उसे मना कर देता है। फिर निशा बहुत नम्रता से पापा को मनाती है और कहती है, पापा प्लीज़ आप मुझे जाने दीजिए, कोई शिकायत का मौका नहीं आएगा आपको, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। सुरेंद्र ने कहा, फिर घर का काम कौन करेगा? सुरेंद्र 2 मिनट शांत रहा। फिर सुरेंद्र ने कहा, पहले तुम घर का सारा काम करके जाओगी, तुम्हारी माँ की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि तुमने काम नहीं किया, फिर उसके बाद ही तुम कोचिंग जा सकती हो। निशा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है पापा, मैं सारा घर का काम करके जाऊंगी, माँ तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करेगी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। सुरेंद्र फिर भी गुस्से में था। सुरेंद्र ने कहा, अगर तुम्हारी बाहर से कोई भी शिकायत आई तो मैं उसी दिन से तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दूंगा। निशा ने कहा, ठीक है पिताजी। सुरेंद्र फिर 2 मिनट बाद कहता है, लेकिन पैसे कौन देगा तुम्हारी कोचिंग के? निशा 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है। फिर सुरेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे पैसे या तो शादी में ही लगा सकता हूँ या तुम्हारी पढ़ाई में, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम्हारा कोचिंग जाना बंद। निशा घबरा जाती है। निशा सोचती है कि मैं कैसे पिता को मनाऊँ अपने। तो निशा कहती है, पापा फीस मैं खुद दे दूंगी, मैं सूट की सिलाई करती हूँ, तो मैं थोड़े बहुत पैसे उससे कमा कर अपनी फीस भर दिया करूँगी, आप फीस की टेंशन ना लें। सुरेंद्र हामी भरता है और चला जाता है। निशा ने कोचिंग पर जाना शुरू किया, लेकिन वह कोचिंग पर देखती है कि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों आते हैं और सभी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उनके डाउट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, क्योंकि निशा को स्टार्टिंग में जो सर पढ़ाते हैं ऐसा लगता है कि मुझे ये भी नहीं आता, मेरे को तो अभी बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, उसके बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे हो जाते थे। तो निशा घबरा जाती थी कि कहीं मैं ये कर ही ना पाऊँ। मैंने पापा से इजाज़त भी मांगी और मुझसे ये हो भी नहीं पा रहा है। कोचिंग पर संजय नाम का लड़का भी पढ़ता था। संजय का एक दिन ध्यान निशा के ऊपर गया, क्योंकि निशा बहुत चंचल थी और बहुत सुंदर थी, तो उसकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। संजय पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और वह बहुत टाइम से कोचिंग पर आ भी रहा होता है। संजय देखता है निशा बहुत परेशान होती है। संजय सोचता है कि यही तरीका है इससे बात शुरू करने का। तो संजय निशा के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो, मैं संजय हूँ। वह अपना इंट्रोडक्शन देता है। निशा उसको बताती है कि उसको मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहे, तो संजय उसकी हेल्प करता है। इस तरीके से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि संजय पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है तो उसके सारे डाउट्स जल्दी क्लियर कर देता है और निशा के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। धीरे धीरे दोस्ती पता ही नहीं चलता प्यार में बदल जाती है। निशा को पहली बार जिंदगी में अपनापन मिला था और इतना प्यार भी और इज्जत भी।
जो इतनी नम्रता से कोई इससे बात करता था। निशा ने मन ही मन में कहा, मैं संजय से बहुत प्यार करती हूँ, मैं पिता से शादी की बात ज़रूर करूँगी इससे, और मैं संजय से ही शादी करूँगी। संजय ने भी कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शादी की हामी नहीं भरी। लेकिन निशा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। निशा ने उस वादे को सच मान लिया। लेकिन सच यह था, संजय सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करता था। जब भी संजय को डर लगता निशा प्रेग्नेंट हो जाएगी, वह दवाइयाँ ले आता था निशा के लिए। एक दिन निशा ने संजय से कहा, संजय, हमें बहुत दिन हो गए हैं ऐसे मिलते हुए, अब हमें अपने बारे में अपने माँ बाप से बात कर लेनी चाहिए, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो संजय ये बात सुनकर डर जाता है। निशा, इतनी जल्दी भी क्या है? निशा ने कहा, नहीं, अब हमें बहुत समय हो गया है और तुम एक अच्छे लड़के हो, मैं शादी के बाद भी पढ़ सकती हूँ, तुम मुझे समझते हो। संजय बहुत ज़्यादा डर जाता है। संजय को लगता है कि अब ये मेरे पीछे पड़ जाएगी, मैं इससे कोई शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि संजय सीरियस नहीं था। और अगले ही दिन संजय ने उससे मिलना बंद कर दिया। तब निशा को समझ में आया वह प्यार नहीं था, इस्तेमाल था। पर निशा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर निशा किसी को भी बताती घर में तो उसके पिता उसका निकलना बंद कर देते और उसको ही गलत समझते। तो निशा चुपचाप रहने लगी। समय धीरे धीरे निकलता गया। निशा ने खुद को संभाला। फिर त्योहार आ गए। आशा शहर से दूर रहती थी तो नहीं आ सकती थी। सुनीता और रीता अपने पतियों के साथ घर पर आई। सुनीता और उसके पति नवीन के बीच अनबन रहती थी, पर किसी को वह दिखाई नहीं देती थी। सुनीता को घर का बदला माहौल देखकर बहुत गुस्सा आता था कि कैसे पापा अब निशा को बाहर जाने देते हैं, पढ़ने देते हैं, और पहले से घर का माहौल थोड़ा सा बदल गया है। और उसे बीते दिनों की बातें भी याद आती थी कि पापा ने हमें कभी नहीं पढ़ने दिया, घर से बाहर कभी नहीं निकलने दिया, यहाँ तक कि शादी भी कभी अच्छे से नहीं की। मन ही मन गुस्सा सारा नवीन के ऊपर निकल जाता था और इसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में एक कड़वाहट भरती जा रही थी। नवीन निशा का बहुत ख्याल रखता था। वो सुनीता की छोटी बहन थी, इसलिए वह उसके लिए चॉकलेट लेकर आता था, उससे बातें करता था। नवीन देखता था कि निशा को पढ़ने का बहुत शौक है, तो नवीन निशा से पूछता था कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो निशा उसको अपने बारे में बताती थी कि उसका अभी क्या सिलेबस चल रहा है, वो क्या करना चाहती है। नवीन नाश्ता खत्म होने के बाद निशा की हेल्प करवाता है। निशा को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और वह बोलती है, थैंक्स जीजू, आप कितने अच्छे हो, बस मेरा जीवन साथी भी ऐसा ही होना चाहिए। अनजाने में नवीन को अच्छा एहसास हुआ। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच ज्यादा बातें होने लगी और उसे नवीन से एक अपनापन लगने लगा, क्योंकि नवीन धैर्य से उसकी बातों को सुनता था। फिर निशा को ख्याल आता कि यह मेरे जीजू हैं, और ऐसे ही नवीन भी सोचकर रुक जाता कि यह मेरी वाइफ की बहन है। कुछ दिन बाद होली के दिन रंगों के बीच एक फीलिंग डेवलप होती है। निशा और नवीन के बीच एक नया एहसास जन्म लेता है, दोनों के बीच मन ही मन में। एक रात निशा के मम्मी पापा घर पर नहीं थे, तो जाने से पहले वो नवीन और सुनीता को घर पर बुला लेते हैं रुकने के लिए, क्योंकि निशा घर पर अकेली होती है। अनजाने में निशा और नवीन की फीलिंग्स चरम सीमा पर पहुंच जाती है एक दूसरे को देखकर। तो उन दोनों को एक आइडिया सूझता है। निशा चाय बनाती है और नवीन उसमें नींद की गोलियां मिला देता है। सुनीता को पिला देते हैं और वह गहरी नींद में सो जाती है। फिर नवीन उसको एक बार जगाने की कोशिश भी करता है, कहता है, सुनीता सुनीता, सुन रही हो तुम? सुनीता सुनीता बहुत गहरी नींद में होती है। सुनीता नहीं उठती है। उस रात उन दोनों ने, निशा और नवीन ने, एक ऐसी सीमा लांघ दी जिसके बाद लौटना नामुमकिन था। अब वह रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अब वह एक जीजा और साली का रिश्ता नहीं रहा था। आशा बहुत समय बाद घर पर आई। उसने निशा के व्यवहार में बदलाव देखा। साफ साफ नजर आ रहा था। आशा ने निशा से इस बारे में कोई बात नहीं की। निशा का मन चहकना, खुद से बातें करके हंसना, यह बदलाव आशा भाप पा रही थी और उसने इस बारे में निशा को कुछ नहीं कहा। उसने सीधा माँ और पापा से बात की और उन्हें सलाह दी कि निशा अब बड़ी हो चुकी है, आपको इसकी शादी कर देनी चाहिए। मुझे लगता है यह कहीं गलत रास्ते पे ना चल पड़े। घर वालों ने जल्द ही लड़का ढूंढ दिया और निशा की शादी तय कर दी और कुछ ही दिनों में निशा की शादी कर दी गई। निशा इस रिश्ते के लिए खुश नहीं थी, बट वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह नवीन के बारे में भी किसी को नहीं बता सकती थी। शादी के बाद निशा के मन में अभी भी नवीन रहता था और नवीन भी कोई मौका नहीं छोड़ता था निशा से मिलने का। एक बार सुनीता बीमार हो जाती है। निशा सुनीता और नवीन के घर आ जाती है रुकने के लिए। ऐसे ही सुनीता की तबीयत खराब होने की वजह से नवीन और निशा एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। निशा को एहसास होता है कि वह शायद प्रेग्नेंट हो गई है नवीन के बच्चे की। उसने ये बात नवीन को बताई। नवीन घबरा गया और नवीन ने निशा को एडवाइस किया कि तुम वापस घर चली जाओ और अपने पति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करो।
फिर कुछ दिन बाद उसे कह देना कि तुम प्रेग्नेंट हो। निशा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह नवीन से सच में बहुत प्यार करती थी। निशा ने नवीन से कहा, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों ना हम दोनों कहीं भाग कर चलते हैं, कहीं अपनी नई दुनिया बसाते हैं और अब हमारा बच्चा भी हमारा इस दुनिया में आ जाएगा। वैसे भी तुम्हारा और सुनीता के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है। नवीन गुस्से में आ जाता है और हड़बड़ा कर कहता है, निशा तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। हम इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ा सकते, अभी हमें यही कदम उठाना पड़ेगा। पहले मुझे तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजना पड़ेगा और जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना चाहिए, यही हम दोनों के लिए सही रहेगा और फिर आगे भी हमारे रिश्ते के लिए सही रहेगा। निशा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि नवीन हमारे रिश्ते को छुपाना चाहता है, लेकिन नवीन उसको ज़बरदस्ती उसके घर भेज देता है। निशा अपने घर आ जाती है, लेकिन जैसा नवीन ने कहा वैसा बिल्कुल भी नहीं करती है। वह अपने पति के साथ कोई समय व्यतीत नहीं करती है, बल्कि उसके मन में बहुत सारा गुस्सा होता है और बदले की भावना होती है नवीन को लेकर। निशा को याद आता है कि उसने एक फॉर्म फिल किया था एग्जाम के लिए, जिसका सेंटर जानबूझकर ऋषिकेश डाला था ताकि वह और नवीन एक अच्छा समय व्यतीत कर सके ऋषिकेश जाकर। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। निशा को एक सुझाव सूझता है कि वह इसका फ़ायदा उठा सकती है ऋषिकेश का। तो निशा अपने पति के खाने में दवाइयाँ मिला देती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एग्ज़ाम डे से ठीक 2 दिन पहले निशा के हस्बैंड ने उसकी और अपनी टिकट कराई होती है ऋषिकेश की, ताकि वो लोग घूम सके और उसका एग्ज़ाम दिला सके। फिर निशा मानव को सुझाव देती है, क्यों ना मैं जीजू के साथ चली जाती हूँ एग्ज़ाम देने, वैसे भी मैंने उनकी इतनी हेल्प की है तो वो एक काम तो कर ही सकते हैं हमारे लिए, मुझे एग्ज़ाम दिलाकर ला सकते हैं। मानव हामी भरता है क्योंकि मानव को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। निशा नवीन को ऋषिकेश ले जाना चाहती है, इसलिए वह जानबूझकर नवीन से अच्छे से बात करती है और उसको कहती है कि मेरा ऋषिकेश में एग्ज़ाम है, हम दोनों रात को वहीं रुकेंगे और फिर मैं एग्ज़ाम देकर वापस आ जाऊंगी और जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही किया है घर पर आकर, तुम अब टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो नवीन उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। निशा और नवीन दोनों ऋषिकेश के लिए निकल जाते हैं। एग्ज़ाम के बाद निशा नवीन के साथ घूमने पहाड़ों पर जाती है। नवीन पहाड़ के किनारे खड़ा होता है। निशा उसको धक्का देने के चक्कर में खुद गिर जाती है, जिससे निशा की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। नवीन निशा के पास भागता हुआ जाता है और देखता है उसकी सांसें नहीं चल रही है और निशा रिस्पॉन्स भी नहीं करती है। टूरिस्ट वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। एक टूरिस्ट फ़ोन करता है एम्बुलेंस को और फिर धीरे धीरे पुलिस, फोरेंसिक सब वहाँ पर आ जाती हैं। पुलिस वहाँ आने के बाद निशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि निशा प्रेग्नेंट होती है। नवीन बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये नॉर्मल रहेगा और सब चीज़ें निपट जाएंगी, लेकिन मानव चौंक जाता है क्योंकि वो कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं घर वाले कि ये मानव क्या कह रहा है। मानव कहता है मेरे और निशा के बीच में पिछले 2 महीने से ऐसा कुछ था ही नहीं, तो यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। पुलिस को डाउट होता है कि वहाँ पर नवीन और निशा दोनों ही थे, तो वहाँ पर टूरिस्ट की स्टेटमेंट के बाद पता चलता है ये दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह घूम रहे थे, तो डाउट नवीन के ऊपर चला जाता है। फिर डीएनए टेस्ट किया जाता है, उससे पता चलता है कि ये बच्चा नवीन का होता है। ये सुनकर सारे के सारे घर वाले चौंक जाते हैं। नवीन के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, उसको फिर सारा का सारा सच सभी घर वालों के सामने बताना पड़ता है कि उसका और निशा का क्या रिश्ता होता है और निशा कैसे प्रेग्नेंट होती है, और वह कबूल कर लेता है। नवीन की बातें सुनकर पुलिस को लगता है कि नवीन ने ही निशा को धक्का दिया क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और कहीं वो उसका राज खोल ना दे, लेकिन नवीन ने ऐसा कुछ नहीं किया होता और यह बात राज की तरह दफन हो जाती है कि निशा नवीन को उस पहाड़ से धक्का देने वाली थी और दोनों का अंजाम बुरा ही होता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे कभी सही और गलत का फर्क सिखाया ही नहीं गया। यह कहानी सिर्फ निशा की नहीं है, उन हर घरों की है जहाँ बेटियों को प्यार नहीं बस जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। लक्ष्मी नहीं बोझ माना जाता है, बेटी नहीं बेटा चाहिए होता है।